राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा का आज दूसरा दिन। आज राष्ट्रपति मुर्मू का सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होगा औपचारिक स्वागत कुछ ही देर में। राष्ट्रपति मुर्मू अपने सर्बियाई समकक्ष अलेक्जेंडर वुसिक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगी। इस दौरान भारत और सर्बिया के परस्पर हितों के बारे में बात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू माउंट आवाला में एक वीर स्मारक पर माल्यार्पण भी करेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य व्यापार अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को प्रोत्साहित करना है। भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। इससे पहले कल बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया था। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सर्बिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत इस दशक के अंत से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किया उद्घाटन। मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत तमाम गणमान्य रहे उपस्थित। 62 एकड़ भूमि में फैले श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को 2 चरणों में 33 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है पूरा। इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन में आई है तेजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर लखनऊ के कोर्ट परिसर में कल हुई फायरिंग में घायल पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। लखनऊ के कोर्ट परिसर में कल शाम कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील के लिबास में कोर्ट पहुंचा था। लखनऊ में कल मारे गए गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पायल माहेश्वरी ने खुद की जान को बताया खतरा और मांग की कि उसे न किया जाए गिरफ्तार। पायल के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले लंबित। पायल माहेश्वरी की ओर से मांग की गई कि उसे अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होना है, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी न की जाए। उत्तर प्रदेश में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के प्रयागराज के लूकरगंज में खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं मकान। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका किया था भूमि पूजन। ऑपरेशन माफिया के तहत मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 BHK के 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स का काम अंतिम दौर में है, जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे आवंटन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। शहर में SRPF की 4 कंपनियों समेत पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात। मुंबई में दिल दहला देने वाली एक वारदात आई सामने। मीरा रोड इलाके में 56 साल के मनोज साहनी नामक व्यक्ति पर अपनी 32 साल की महिला लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप। मनोज पर अपनी लिव इन पार्टनर की जघन्य तरीके से हत्या करने का आरोप। हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में राघव मंगूटा की दिल्ली हाई कोर्ट में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट कल ईडी की अर्जी पर सुनवाई करेगा। राघव मंगूटा YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद श्री निवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने उन्हें परिवार के बीमार सदस्य की देखभाल के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगरतला के चारीपाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का दौरा किया और निर्माण कार्यों में प्रगति का भी जायजा लिया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री के अगुवाई ने उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चेन्नई में आज विश्व महासागर दिवस 2023 के अवसर पर समुद्र तट पर सफाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस साल विश्व महासागर दिवस की थीम
planet ocean, tides are changing है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मुंगावली गांव में मंगलवार को बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची को निकालने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। बच्ची को बचाने के लिए सेना सहित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें दिन रात जुटी हैं। मंगलवार दोपहर 1 बजे खेलते समय बच्ची 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। बेंगलुरु में आज से अंतरिक्ष यान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। अंतरिक्ष मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और स्वचालन पर चर्चा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी, स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाना इस सम्मेलन का उद्देश्य। सम्मेलन के दौरान अंतरिक्ष मिशन संचालन प्रबंधन, उन्नत अंतरिक्ष मिशन डिजाइन, स्वचालन, बड़े तारामंडल प्रबंधन, ग्राउंड स्टेशन संचालन में वर्तमान और भविष्य के रुझान जैसे विषयों पर चर्चा संभव। सम्मेलन में इसरो, मिनस्पेस, ईसा, सीएनईएस, नासा जैसे विषयों पर विचार रखे जाएंगे। वहीं ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट मिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन और सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा संभावित। अमृतसर में कल एक संयुक्त तलाशी अभियान में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। सीमा पार से आए इस ड्रोन ने अमृतसर में भैनी राजपुताना गांव के पास भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज केरल और लक्षद्वीप में सागर परिक्रमा यात्रा के 7वें चरण का शुभारंभ करेंगे। चिकित्सक अब जल्दी श्वास के स्वरूप को पहचानकर पेप्टिक अल्सर और बीमारी के चरण का निदान कर सकते हैं। कोलकाता स्थित एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने खोजी नई विधि। श्वास के स्वरूप को पहचानने की ये नवीन विकसित गैर इनोवेसिव विधि अपच, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग जैसे विभिन्न गैस्ट्रिक विकारों के तेजी से एक चरणीय निदान और वर्गीकरण में सहायता कर सकती है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय हुए गंभीर, अगले 48 घंटों के दौरान चक्रवात से उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया गया। इस साल अरब सागर में आया ये पहला चक्रवाती तूफान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक स्थिति और साफ होने की संभावना। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून की धीमी शुरुआत होने और इसके दक्षिणी प्रायद्वीप के आगे कमजोर होने का भी अनुमान जताया। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की 3 दिनों की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी पर फैसला किया जारी। 6 सदस्यों की कमेटी में सभी सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने का लिया फैसला। वहीं 5 सदस्यों ने एकोमोडेटिव रुख अपनाने के पक्ष में दिया फैसला। आरबीआई ने रेपो रेट को रखा अपरिवर्तित, रेपो रेट 6.50 पर बरकरार। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई दर 4% से ज्यादा रहने का अनुमान। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार। वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 का जो Q1 है उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% से बढ़कर 8% तक संभव। ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक निवेश में सुधार देखने को मिल रहा है। अप्रैल में मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बिक्री में तेजी आई। वित्तीय वर्ष 2024 में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.2% से घटकर 5.1% पर। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 के Q2 की अगर बात की जाए तो सीपीआई इन्फ्लेशन 5.2% से बढ़कर 5.4% संभव। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान 5.4% पर बरकरार रहने की उम्मीद। वहीं इसी वित्तीय वर्ष के जो Q4 है उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान 5.2% पर बरकरार। एफडीआई का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में 6 जून तक नेट एफपीआईज जो इनफ्लोज रहे हैं वो $840 करोड़ पर। वहीं आरबीआई ने बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की भी अनुमति दे दी है। वहीं आरबीआई के फैसले से पहले बाजार में बढ़त के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स शुरुआती
समय में बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा कारोबार के अनधिकृत मंचों में 8 और कंपनियों को जोड़कर अपनी जो सतर्कता सूची है उसमें संशोधन किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जनरल अटलांटिक द्वारा इकोटेक में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को दी मंजूरी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6% कर दिया। राजस्व विभाग ने बेंगलुरु स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स क्राफ्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का किया फैसला। बंबई उच्च न्यायालय ने विदेशी ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली मध्यवर्ती सेवाओं पर जीएसटी कानून के उपबंधों को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। बेंगलुरु की आईटी दिग्गज इंफोसिस नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी निरंतर विस्तार योजनाओं के तहत नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नया प्रॉक्सिमिटी सेंटर स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी में विस्तार कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का संचालन करने वाली दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने भारत में मोबाइल ऐप्स के लिए 699 रुपए प्रति महीने की दर से सत्यापित वेरीफाइड सेवा शुरू की। वहीं प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने भारतीय यूजर्स के लिए अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फीचर पेश किया। बाजार में तेजी का रुख ब्रोकरेज फर्म्स के पास नए डीमैट खातों में मजबूती ला रहा है, जिसमें 21 लाख नए डीमैट खाते 2 डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास खुले। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहर रामल्ला में इजरायली बलों द्वारा एक छापे के बाद संघर्ष शुरू हुआ। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम में सूडानी 2 गुटों के बीच लड़ाई होने के कारण आर्म्स फैक्ट्री के एक बाड़े में आग लग गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन की घोषणा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फ्रेंडशिप टेक्नोलॉजी प्रिपरेटरी हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। यहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और स्थिरता परियोजनाओं से जुड़े काम को देखा। ऋषि सुनक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हाउस स्पीकर मैककार्टी से मुलाकात कर संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। ब्रिटेन अपने आर्थिक संबंधों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसी स्तर पर रखना चाहता है जैसे दोनों देशों की रक्षा और सुरक्षा सहयोग आपस में है। बांग्लादेश इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहा है। राजधानी ढाका और देश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिजली की कमी देखी जा रही है। ढाका के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरला के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। वहीं जंगलों में अब तक की सबसे भयंकर आग लगी हुई है। आग 33,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैल गई। आग के कारण करोड़ों पशु पक्षी मारे गए। बड़ी संख्या में इंसानों को भी अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और कैनेडियाई जंगलों की आग का धुआं यूएस ईस्ट कोस्ट और मिडवेस्ट में फैल गया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने न्यूयॉर्क के लोगों से बुधवार खतरनाक हवा में सांस लेने से बचने के लिए घर पर रहने का आग्रह किया। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों को जल विद्युत बांध के विनाश के बाद निपटने के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जेलेंस्की ने माना कि दक्षिणी यूक्रेन के क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के कब्जे वाले निवासी पानी, भोजन और चिकित्सा सहायता के बिना है और ये निर्धारित करना असंभव है कि इस क्षेत्र से कितने लोग और मर सकते हैं। चिली की कंजर्वेटिव असेंबली ने नए संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। कल चुनी गई नई परिषद मुख्य रूप से स्वतंत्र विधानसभा से एक तेज बदलाव है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपना राजनयिक मिशन खोलने के बाद ईरान ने कल जद्दा में भी महावाणिज्य दूतावास और इस्लामिक सहयोग संगठन के स्थायी प्रतिनिधि का कार्यालय भी आधिकारिक तौर पर खोल दिया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य दूतावास भवन में फिर से उद्घाटन समारोह आयोजित किया। इसके साथ ओआईसी के वाणिज्य दूतावास भवन के बगल में स्थित ईरान के प्रतिनिधि कार्यालय को भी फिर से खोला गया। ब्राजील, कांग्रेस और सर्वोच्च न्याय भवनों के बाहर देश भर के स्वदेशी समूहों ने बिल के खिलाफ विरोध किया जो उनके पैतृक क्षेत्रों को खतरे में डालता है। वित्त कानून 1988 में पैतृक भूमि के दावों के लिए कट ऑफ तारीख लागू की जाएगी, जिस वर्ष ब्राजील का वर्तमान संविधान लागू किया गया। प्रस्तावित कानून के अनुसार कोई भी स्वदेशी समुदाय जिसने
पर भूमि का कब्जा नहीं किया, उसे दावा करने की अनुमति नहीं है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि हवाई इलावा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। लावा वर्तमान में आसपास के इक्वेटर फ्लोर तक सीमित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच 251 रन की साझेदारी देखने को मिली। हेड ने अपना शतक पूरा किया। वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज। वहीं साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में आज महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यन सबालेंका का सामना गैर वरीयता प्राप्त कैरोलिना मकोवा से। महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और गत विजेता ईगा श्वांतेक का सामना ब्राजील की बिट्रीज हद्दाद से। श्वांतेक ने क्वार्टर फाइनल में कोको गाफ को सीधे सेट्स में हराया। पुरुष एकल में कैस्पर रूड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। चौथी वरीयता प्राप्त रूड ने क्वार्टर फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त होल्गर रूने को 4 सेट में हराया। रूड ने मुकाबले को 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 से अपने नाम किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ज़वेरेव ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन एचेवेरी को 4 सेट्स में 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप का आज अंतिम दिन। भारतीय निशानेबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान बनाए रखा। भारत ने अब तक 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता में बुधवार को भारत ने 2 पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में भारत के समीर ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं इसी स्पर्धा का कांस्य पदक रांकवर सिंह ने जीता। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी अगले फुटबॉल सत्र में अमेरिका के क्लब इंटर मियामी से खेलते नजर आएंगे। दरअसल मेसी ने अमेरिका के क्लब के साथ जुड़ने का लिया फैसला। मेसी 2021 में पीएसजी के साथ जुड़े थे। इससे पहले वो 17 साल तक बार्सिलोना के साथ जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने क्लब को 35 खिताब जीतने में मदद की। इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का खिताब जीत लिया। रोमांचक फाइनल में वेस्ट हैम ने इटालियन क्लब फ्योरेंटीना को 2-1 से हराने में सफलता पाई। 43 साल में पहला मौका जब वेस्ट हैम ने कोई बड़ा खिताब अपने नाम किया। वेस्ट हैम ने के बावेन ने 90वें मिनट में गोल कर टीम को रोमांचक जीत दिलाई। लव स्टोरीज 2 का टीजर जारी किया गया। इस बार नई कहानियां, नई कास्ट नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होगी। आगामी एक्शन थ्रिलर गंदी वाधारी अर्जुन फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक रिलीज की तारीख की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर अभिनेता वरुण तेज ने फिल्म का पोस्टर किया जारी। 20 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी अपनी फिल्म जोरम दिखाई जाएगी। भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में मनीष पॉल इस समय अपने ओटीटी डेब्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभिनेता जल्दी ओटीटी वेब सीरीज रफू चक्कर से नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी की मैं अटलूं का दूसरा स्केड्यूल जो है उसे शूट करने के लिए फिल्म की टीम पहुंची लखनऊ। साउथ के दिग्गज निदेशक रंजन प्रमोद अपनी आगामी फिल्म ओ बेबी को लेकर लगातार सुर्खियों में। फिल्म के पोस्टर के बाद निर्देशक ने इसका ट्रेलर रिलीज किया। रफिका दुग्गल राजस्थान के जिलों के शहर उदयपुर में रोमांचक नई वेब सीरीज की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। निर्देशक अभिजीत ताचर की लघु फिल्म मैसूर मैजिक, जिसमें 1982 के मैसूर में प्रेमी और वासु की प्रेम कहानी दिखाई गई, 20 से 26 जून तक होने वाले पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म में दिखाई जाएगी। अभिनेता विजय वर्मा जो कि लव स्टोरीज 2 में दिखाई देंगे, फिलहाल अगली फिल्म की शूटिंग के लिए किर्गिस्तान में। और प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज गुड ओमेन्स सीजन 2 की रिलीज डेट जब से सामने आई है तब से तमाम जो उनके प्रशंसक हैं वो इसको वेट कर रहे हैं।